नाम था उसका हिंद स्वराज। तो हमारा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड है, लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री डिवाइड है, और ऐसे लोगों से जितना दूर हो जाता तो कोई आइडिया नहीं था कि अमृतसर में क्या होगा। मेजॉरिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एट दैट टाइम डिपेंड ऑन रेनफॉल। गुड मॉर्निंग ऑल, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, अदर चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2, हिस्ट्री चैप्टर 2, दैट इज नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आया, क्या आया। बेसिकली वी हैव आइडिया अबाउट द नेशनलिज्म। हमें ये पता है कि नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है। नेशनलिज्म मीन्स कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी, और एक तरीके से कह सकते हो कॉमन आइडेंटिटी के साथ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। मीन्स कि हमारी खुद की आइडेंटिटी क्या है, और वो आइडेंटिटी जो सबको कॉमन करे, रिलेट करे। वही सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी ऐसी क्या चीज है जिससे हम सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस कर रहे हैं। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है जिससे जुड़े हुए फील कर रहे हैं। अब अगर हमारे कंट्री को ही आप फिगर आउट कर लो, हमारा कंट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा है, अलग अलग लैंग्वेज है, और ये स्टोरी हमारी चल रही है इंडिपेंडेंस से पहले की। इंडिपेंडेंस बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का ही स्टोरी। सो इट्स अबाउट शुरुआत के 20th सेंचुरी। सो उस टाइम पे क्या हुआ, कैसे लोगों को यूनाइट किया गया, इस चीज को समझेंगे हम लोग। पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, आइडिया जो था नेशनलिज्म का, वो स्टार्ट हुआ था यूरोप से, स्पेशली फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जो हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है, और फर्स्ट चैप्टर में भी काफी कुछ इसके बारे में डिस्कस किया था। तो जो नेशनलिज्म का आइडिया था यहाँ से स्टार्ट हुआ, मीन्स 1789 से स्टार्ट हुआ, एंड इट गेट स्प्रेड। अब क्योंकि ये आइडिया है, इट वॉज एन आइडिया, और मैं हमेशा कहता हूँ व्हेन इट कम्स टू द आइडियोलॉजी या आइडिया, ये ऐसी चीजें होती है जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट कह लो। ये वो कंसेप्ट होते हैं जिसमें पीपल, हर एक बंदा, पीपल थिंक एज पर दियर परसेप्शन। वो अपने हिसाब से उसके बारे में इमेजिन करता है कि एग्जैक्टली जैसे फ्रीडम का मीनिंग उनके लिए क्या हो सकता है, तो सबके लिए अलग अलग। इसी तरीके से जो ये दीज आर द पॉलिटिकल आइडियाज, तो ये हमेशा किसी एक व्यक्ति से रिलेट नहीं रहेगा। इट ऑलवेज रिप्रेजेंट अ ग्रुप, अ सोसाइटी, एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दे आर ऑलवेज एम टू ब्रिंग पॉलिटिकल चेंज लाने की कोशिश करेंगे। तो हमने पिछले चैप्टर में यानी फर्स्ट चैप्टर में देखा कैसे नेशनलिज्म का जो आइडिया था कंटिन्यूअसली शिफ्ट होता गया। शुरुआत में इट वाज एसोसिएटेड विद द मिडिल क्लास पीपल, लेटर इट शिफ्ट टू कंजर्वेटिव्स। जो मिडिल क्लास पीपल थे दे वर लिबरल्स, क्योंकि उन्हें फ्रीडम चाहिए था, फ्रीडम फ्रॉम द डेस्पोटिक रूल, जो राजा का रूल था इलॉजिकल उनको लगता था, उससे उनको सेपरेशन चाहिए था। एट द सेम टाइम उसी आइडिया को अडॉप्ट करके कंजर्वेटिव, यानी कि वो लोग जो राजा के रूल को पसंद करते थे, यानी पुराना ऑर्डर जिनको सही लगता है, उन्होंने उसको पिक कर लिया। बाद में नेशनलिज्म कन्वर्ट हो गया इंपीरियलिज्म में, यानी जो छोटे छोटे साम्राज्य बने उनका टारगेट हो गया कि कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो है लैंड ग्रैब करें, और इंपीरियलिज्म इन्हीं सब चीजों का एक कंसेप्ट का रीजन था जिसके कारण हम लोगों ने कई सारे वॉर भी, इवन उस टाइम तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था इसी का रूप। तो इंडिया में कैसे ये डेवलप हुआ इसके बारे में, इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में भी सोसाइटी जो है अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स में बटे हुए थे, और यहाँ पे उस टाइम पे कॉलोनियल रूल था, कॉलोनियल रूल। और अगर लोगों को कुछ यूनाइट कर रहा था
इफ देयर वाज समथिंग विच यूनाइट, तो वो था कॉलोनियल जो इनके ऑफिसर्स थे, जो इनका मेथड ऑफ रूल था वो सप्रेसिव था, लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फील कराता था। तो अब इंडिया के किसी भी कोने में है वो लोग, इफ सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, तो एनिमी उनके कॉमन ही थे, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी डेवलप किया गया, सेंस ऑफ बिलोंगिंग लोगों के अंदर डेवलप किया, उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही एफर्ट था नेशनलिज्म इन्फ्यूज करने का, कि सोसाइटी के अंदर नेशनलिज्म जो है किसी तरीके से इनकलकेट हो। लेकिन अगर आप सोशल स्ट्रक्चर को आप देखोगे, क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों फेल हो गया था शुरुआत में, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। और मेन हमें इसके बारे में पढ़ना है गांधी जी के बारे में, गांधी जी की स्टोरी, गांधी जी ने कैसे लोगों को यूनाइट किया। इफ यू लुक एट द सोशल स्ट्रक्चर, अगर मैं एक सोसाइटी के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करूं, सोसाइटी के स्ट्रक्चर को अगर समझाऊं, तो मैं कह सकता हूं लाइक लेयर्स में डिवाइड है सोसाइटी। ये लेयर जो होता है, सबसे लोअर लेयर, इट्स अ पुअर पीपल, यूजुअली पुअर पीपल, वी कैन से लोअर मिडिल क्लास, और इनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, लोअर मिडिल क्लास। एंड इफ यू आस्क देम, दे रियली वांट चेंज, क्योंकि इनको लगता है कि इनके लिए कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा है सोसाइटी में। सो दे वेर दी, कह सकते हो ये चेंज जो भी सोसाइटी में, पॉलिटिकल चेंज हो चाहे जो भी, ये वो पॉइंट्स है, ये वो सेंटर कह सकते हो जिनसे चेंज लाया जाता है। यहाँ जैसे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, तो ये हायर लेवल ऑफ सोसाइटी के लोगों को रिप्रेजेंट करता था, ये जो है इनसे कनेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए शुरुआत में एक लंबे समय तक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस सक्सेस नहीं हुआ इंडिपेंडेंस के मैटर में, बट वो अलग लेवल से सक्सेस हुआ, नो डाउट। फिर बात आती है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जैसे गांधी जी थे, गांधी जी भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो ये इनके फीलिंग को समझते थे। दैट इज द रीजन हमेशा जो मास लीडर कभी बनते हैं ना, अगर आप किसी भी मास लीडर को पिक करेंगे, दे मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली वो इन्हीं एरियाज से बिलोंग करते हैं, इस सोशल स्टेटस से बिलोंग करते हैं। दैट इज द रीजन जब ये बात करते हैं इनके बदलाव के लिए, दे फील कनेक्टेड। अब पीपल फ्रॉम हियर, यहां से अगर कोई बंदा है, वो इनसे कनेक्टेड कभी फील कर ही नहीं पाएगा। सो इट कम्स अंडर द कंसेप्ट ऑफ एम्पैथी। तो गांधी जी ने क्या किया, ये स्टोरी आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। 1900 की शुरुआत के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की साथ, इन्होंने ये फिगर आउट किया कि इनको कैसे हम यूनाइट कर सकते हैं, क्योंकि एट दैट टाइम जो हमारा अभी भी हमारे अगर कंट्री की बात करें, तो हमारा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड है, लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्री डिवाइड है, रीजनल डिवीजन है, मल्टीपल कॉज ऑफ डिवीजन है, जिसके कारण में सेंस ऑफ कॉमन नेचर नहीं डेवलप। सेंस ऑफ अगर कॉमनैलिटी अगर कुछ मिल भी रहा था, सो इट वाज ओनली वन, दैट वाज कॉलोनियल रूल, और कुछ था नहीं। तो उसको कैसे गांधी जी ने यूटिलाइज किया फॉर इनकलकेटिंग द सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जो यही फ्यूल बना फॉर द कंसेप्ट ऑफ, फॉर द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे जो देश को आजाद कराने के लिए इसको कैसे यूटिलाइज किया गया, उसी के बारे में इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके आगे की स्टोरी, कि क्या है, क्या क्या चीजें डिस्कस की गई है, लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एनसीएम। सो बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ये नेशनलिज्म से स्टार्ट हुआ था, अभी हम लोग पहुंचेंगे वर्ल्ड वॉर में। नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था, इसमें एक और चीज हुआ था कि जो कंट्री था, नेशन स्टेट, उसको एक पर्सोनिफाई, एक तरीके का जो है
जो इमेजिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पर्सोनिफाई किया गया, मीन्स जैसे हमारी भारत माता है, उसी में पीपल को एक और थॉट आया दैट कि हमारी जो जैसे मान लो हमारी भारत माता है, ये स्ट्रांग होनी चाहिए, स्ट्रांग एंड प्रॉस्परस, प्रॉस्परस होना चाहिए। ये फीलिंग जो है इनको ये रियलाइज कराया कि इफ वी एनी हाउ ग्रैब मोर लैंड, अगर हम ज्यादा से ज्यादा लैंड को ग्रैब करेंगे तो यहां से जो भी रिसोर्स मिलेगा, रिसोर्स में क्या मिलेगा, मिनरल्स एंड पब्लिक, दे ऑल आर रिसोर्स। दिस मेक अस स्ट्रांग कि अगर मुझे कोई और वॉर करना पड़ेगा तो पब्लिक एज ए आर्मी वर्क करेंगे एंड मिनरल्स हेल्प अस प्रॉस्परिंग। तो जब बाल्कन्स कंट्रीज हैं, बाल्कन्स अभी के लिए जैसे क्रोएशिया है, रोमानिया है, ठीक है, यूरोप के ईस्टर्न पार्ट, ये जो कंट्रीज है जब ऑटोमन एम्पायर से सेपरेट हुए, इन्होंने छोटे छोटे अपने अपने साम्राज्य बनाए, छोटे छोटे साम्राज्य बनाए। नाउ एवरी country, every different country has different sense of belonging। वहां के लोगों में ये सोच आया कि हमें हमारी कंट्री को जो है समृद्ध और स्ट्रांग बनाना है। दे स्टार्ट टू फाइट ईच अदर। अब इसी में जो बड़े बड़े सुपर पावर्स थे जैसे कि रसिया, ब्रिटेन, जर्मनी, इन सब ने जो है अपने अपने इंटरेस्ट को यहां पे सर्व किया, जो अल्टीमेटली लीड किया वर्ल्ड वॉर वन में। वर्ल्ड वॉर वन दैट इज 1914 टू 1918 19। अब ये कैसे हुआ, ये आपके चैप्टर वन में, हम लोग चैप्टर वन के आगे का एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं। सो व्हेन इट कम्स टू वॉर, जब भी हम लोग किसी वॉर की बात करते हैं तो अगर हायर अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वॉर रिक्वायर मनी, मनी एज वेल एज आर्मी। बिना आर्मी के तो वॉर आप लड़ोगे नहीं, और पैसे चाहिए। पैसे उस टाइम पर अगर गवर्नमेंट की बात करें तो पैसे दो तरीके से आ सकता है। एक, आप लोन ले लो किसी से, दूसरा पब्लिक से। पब्लिक कैसे पे करती है, टैक्स के फॉर्म में। पब्लिक पे करती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। आल्सो यू कैन टेक लोन, बट द प्रॉब्लम इज बाद में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बाद में लोन पे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यहां पे तो खैर ना भी कुछ करो तो भी चलेगा। तो एक तरीके से सोल बर्डन ड्यूरिंग द वॉर कम टू बर्डन टू पब्लिक, सारा का सारा पब्लिक के ऊपर बर्डन। एट द सेम टाइम एक और चीज हो रहा था, आर्मी चाहिए था, तो यहाँ पे फोर्स्ड रिक्रूटमेंट चल रहा था। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, चलो तुमको आर्मी में लड़ाई करना, और कहां से करेंगे, रूरल एरिया से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किसी भी तरीके का वॉर है, अगर आप जब भी हिस्ट्री पढ़ोगे तो जब एक रिफॉर्म होता है, पॉलिटिकल चेंज होता है, तो वो किसी न किसी वॉर के टाइम पे ही होता है। वॉर के कारण जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा सा डाउन हो जाना, मेजर जो चंक ऑफ इकोनॉमी है शिफ्टेड टुवर्ड्स द वॉर, वॉर के साइड में शिफ्ट हो जाना, और ये लीड करता है कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई मतलब प्राइस हाई, जो भी बेसिक आइटम्स थे उनके प्राइस हाई। साथ में एक और उस टाइम पे हमारे कंट्री में एक प्रॉब्लम था अनएम्प्लॉयमेंट का। हम लोग बात कर रहे हैं 1940s का, याद रखना। गांधी जी साउथ अफ्रीका से रिटर्न आए थे 1915 में, ड्यूरिंग द वॉर ही समझ लीजिए। तो जिस टाइम पे गांधी जी केम टू इंडिया, उस टाइम पे पीपल का माइंडसेट क्या था वो, तो पब्लिक एक तो इन्फ्लेशन झेल रही थी, हाई प्राइस, अनएम्प्लॉयमेंट झेल रही थी पब्लिक।
दूसरा, फ्रिक्वेंटली फ्रिक्वेंटली फेमाइन आ जाता था। अब देखो उस टाइम पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत ज्यादा डेवलप तो था नहीं, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम तो डेवलप थे, सो फ्रिक्वेंटली फेमाइन, फ्रिक्वेंटली मतलब हर साल नहीं, बट अब मान के चलो 4-5 साल में, फिर फेमाइन का मतलब भूखमरी। जैसे किसानों ने कुछ चीज उगाने के लिए खेती किया, अब क्रॉप अगर फेल हो गया, जैसे अगर मान लीजिए बारिश, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एट दैट टाइम डिपेंड ऑन रेनफॉल, अब रेनफॉल अगर टाइम पे नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, क्रॉप फेल, खाने की कमी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। इसी टाइम पर एक और चीज हो जाता है, वो था इन्फ्लुएंजा, मतलब डिजीज। लोगों में जो है इन्फ्लुएंजा फैल गया था, फ्लू फैलने के कारण, बीमारी फैलने के कारण बहुत सारे लोग मारे गए। इवन अगर इसका डेटा की बात करें, 1920s के टाइम पर, 1921 के टाइम पे लगभग 12 से 13 मिलियन लोग मरे थे, मिलियन पीपल डाइड। 12 to 13 मिलियन, यू कैन इमेजिन कि कितना, लगभग 1 करोड़ 20 लाख या 30 लाख, बहुत ह्यूज नंबर ऑफ पीपल जो है मारे गए थे बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस, स्पेशली इन्फ्लुएंजा और फेमाइन, और ऑब्वियसली बात है वॉर। अब इसमें इंडिया क्यों पार्टिसिपेट कर रहा था, क्योंकि ब्रिटेन इसका पार्ट था, ब्रिटेन इसका पार्ट था, दैट इज द रीजन इंडिया ऑटोमेटिकली उसका पार्ट बन गया, क्योंकि ब्रिटेन का उस समय इंडिया में कॉलोनी था, इंडिया पे रूल करते थे। ये तो हुआ जो है पब्लिक झेल रहा था, तो पब्लिक सब किसी भी तरीके का इनको सपोर्ट तो करना नहीं चाहता था, बट उनके पास कोई चॉइस नहीं था। पब्लिक ने सपोर्ट किया पूरी तरीके से, आर्मी ब्रिटेन को कह सकते हो, इंग्लैंड को पूरी तरीके से सपोर्ट किया, बट रिटर्न में ये हुआ कि पब्लिक को लगा कि जब वॉर खत्म हो जाएगा, हो सकता है उस टाइम पे ब्रिटेन हमारे ऊपर दया कर दे, हमें इंडिपेंडेंट कर दे, या कुछ न कुछ हमारे ऊपर बेहतर करेगा हमारे साथ। बट रियलिटी में ये हुआ कि उनका जो ऑपरेसिव रूल था ना, वो कंटिन्यू था। ऑपरेसिव रूल जो है ये इनका कंटिन्यू था उसी तरीके से। ऑपरेसिव रूल कंटिन्यू इन द फॉर्म ऑफ, आप कह सकते हो रॉलेट एक्ट, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो इनका ऑपरेसिव रूल कंटिन्यू था, और इसी दौरान गांधी जी की एंट्री होती है, इन लोगों को एक होप देना, एक नए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट का एक तरीके से बर्थ होना। तो इनका जो मेथड था, गांधी जी ने एक नया मेथड इंट्रोड्यूस किया था। नंबर 1, उसमें क्या क्या खास बातें थी, एक नॉन वायलेंस, जो गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया, एक न्यू फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंस, ट्रुथ, सत्य, और थर्ड था मास मोबिलाइजेशन, मास मोबिलाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना। सो ये जो नया मेथड ऑफ पॉलिटिकल मेथड था, जिसमें देश को आजाद कराने का जो प्रॉमिस था, इसी नए मेथड को बोला जाता था सत्याग्रह। यही था सत्याग्रह। गांधी जी ने क्या किया, न्यू मेथड ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट इन्होंने रिप्रेजेंट किया। ये बात है 1915, 16, 17 के बाद। इसके पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने शुरुआत किया था। लोगों के अंदर ये उनका प्रयास ये था कि ये तो जो भी इंडिया के कंसर्न है वो प्रेजेंट करना ब्रिटेन के सामने, ब्रिटेन किस तरीके से सॉल्व किया वो एक अलग मैटर है, बट उनका ये भी एक टारगेट था कि कैसे हम लोग जो है डाउन ग्राउंड लेवल तक पीपल को ये रियलाइज कराएं कि जो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं वो कोई और है, हमें सेल्फ रूल की तरफ जाना चाहिए। इसके दौरान कई सारे इसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के दौरान कई सारे सीक्रेट सोसाइटीज बनाए गए, ठीक है, कई सारे सीक्रेट सोसाइटीज बनाए गए। एक तरफ वो चल रहा था, उन्हीं को रिवोल्यूशनरी बोला जाता था। मींस दे बिलीव कि अगर हमें आजाद कराना है देश को ऑन द बेसिस ऑफ गन,
हम लोग जो है वायलेंस करके अपने देश को आज़ाद करा लेंगे। बट गांधी जी ने फिर उसी टाइम पर पैरेलली एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया जिसमें 3 बातें खास थी। एक नॉन वायलेंस, दूसरा ट्रुथ कि हम लोग सत्य का साथ देंगे, सत्य के साथ आगे बढ़ेंगे, एंड तीसरा मास मोबिलाइजेशन, हम ग्रुप में आएंगे, हम साथ में आएंगे। दैट वाज द आइडिया। तो इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इसको भी मिटा दूं। सो व्हाट वाज सत्याग्रह? आइडिया ऑफ सत्याग्रह था क्या? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब ये है सत्य यानी ट्रुथ, आग्रह यानी सीकर, सीकर कह लो, इंटेंट कह लो, ट्रुथ सीकर। अब ट्रुथ क्या था गांधी जी के हिसाब से? ट्रुथ के हिसाब से ये देखा जाए, ब्रिटिशर्स हैड नो राइट टू रूल अस। उनका किसी भी तरीके से अधिकार है ही नहीं कि हम पे वो राज करें। तो ये कैसे हम अचीव करें? ये मेरा सत्य है, दैट्स व्हाट आई वांट टू एक्सेप्ट। ये मैं सत्य एक्सेप्ट करना चाहता हूं, बट ये कैसे? तो उन्होंने ये 3 मेथड बताया कि वी कैन, हम इस सत्य का आग्रह कर सकते हैं। एक तो सबसे पहला चीज नॉन वायलेंस। अब ये ठीक है, ब्रिटिशर्स के पास कोई अधिकार नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि चले हम उनको गोली मारना शुरू कर दें, नहीं करना है ऐसा। वी फॉलो नॉन वायलेंस, हम किसी भी तरीके का वॉर या वायलेंस एक्टिविटी नहीं करेंगे। दूसरा ट्रुथ, हमें हमारा सत्य पता है, ना तो हम उस सत्य से चेंज होने वाले हैं, ना उसको लेकर किसी भी तरीके का वायलेंस करेंगे। तीसरा मास मोबिलाइजेशन, मीन्स हम लोगों को यूनाइट करेंगे। इस जो सत्य का आग्रह मैं चाहता हूं, ब्रिटिशर से जो मैं चाहता हूं कि आप हमें हम पे रूल करने दो, ये सभी को ये वाली फीलिंग इन्फ्यूज करेंगे। एट द सेम टाइम उनको इन सब बातों से भी इंटैक्ट कराएंगे। तो ये तो ठीक है, बट ये एक ह्यूज एफर्ट रिक्वायरमेंट है, जहां आप एक ऐसे सोसाइटी में रह रहे हो जो कि मल्टीपल बेसिस पे डिवाइड है, वेदर इट्स रिलीजन, कास्ट, क्लास, लैंग्वेज, रीजन, रेस, बहुत सारे बेसिस पे जहां आपका कंट्री डिवाइड है, उसको यूनाइट करना। तो जब गांधी जी 1915 में आए वापस, मैं गांधी जी साउथ अफ्रीका से रिटर्न आए 1915 में, अब ये वाला मेथड, क्योंकि वो तो बड़ा छोटा एरिया था साउथ अफ्रीका, वहां पे एक सर्टेन जगह पे, हर जगह तो पूरे के पूरे इंडियंस तो थे नहीं, लेकिन उनको यूनाइट करना बड़ा इजी था गांधी जी को। लेकिन इसका एक्सपीरियंस था कि कैसे जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कैसे हमें रिवॉल्ट करना। तब तक गांधी जी थोड़े फेमस भी हो गए थे। तो जब ये वापस आए तो मास मोबिलाइजेशन यानी कि लोगों को इकट्ठा लेके आना, वो तभी पॉसिबल है ना जब ट्रस्ट लोगों का होगा। तो ट्रस्ट गेन करने के लिए गांधी जी डिसाइडेड टू ट्रेवल। जब वापस आए तो गांधी जी ने डिसाइड किया, बापू ने डिसाइडेड टू ट्रेवल थ्रू आउट इंडिया, पूरे इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया, पूरे इंडिया में ट्रेवल करने का डिसाइड किया, जिससे इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर को समझ सके, सोशल स्ट्रक्चर को समझ सके। अगेन टारगेट क्या है? ये वाला चीज अचीव करना। इस दौरान उन्होंने कुछ प्रॉब्लम भी देखे लोगों में, जैसे प्रॉब्लम्स का, जैसे 1917 में बिहार में एक जगह है चंपारण, यहां पर चंपारण में जो है, जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, वो एक अलग तरीके का वहां पे प्लांटेशन मेथड चलता था, प्लांटेशन सिस्टम, जो काफी जो है ऑपरेसिव था। मतलब ये पीजेंट्स के लिए बहुत ही हानिकारक था। वैसे आपके क्लास 10th में दिया नहीं है, बस मैं शॉर्ट में उसका नाम बता देता। 3 काठिया सिस्टम था जो वहां के किसानों के लिए हानिकारक था। तो किसान इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट करते थे। गांधी जी ने जाके इनको सपोर्ट किया,
गांधी जी ने इनको सपोर्ट किया। सो एट दैट टाइम वहां के लोगों में एक सेंस ऑफ अटैचमेंट बना गांधी जी के साथ। तो चंपारण में फिर वहां के बहुत सारे लोगों में वो बातें फैल गई होगी। ऐसे ही 1970 इन द सेम ईयर खेड़ा गुजरात में, खेड़ा गुजरात में कुछ पीजेंट्स थे, पीजेंट्स को रेंट पे करना था, पीजेंट्स को रेंट पे करना रहता था, लेकिन क्रॉप फेलियर के कारण, क्रॉप फेलियर और उसी टाइम पे प्लेग भी हुआ करता था। प्लेग एक बीमारी है, प्लेग के कारण यहाँ के लोग जो है रेंट पे नहीं के अगेन इनको भी सपोर्ट करने गांधी जी पहुंचे। तो एक तीसरा ये भी था, एक अहमदाबाद मिल 1918 में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। यहाँ के जो वर्कर्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स, उनको अपना वेज बढ़ाना था। वेज इसलिए कि उस टाइम पे लोगों की, एक तो सोसाइटी में बहुत ज्यादा चीजों के प्राइस ऊपर हो गए थे इन्फ्लेशन के कारण, प्लस बीमारियों के कारण वहां के जो वर्कर्स थे बड़े परेशान थे। तो ये अपने डिमांड थे कि इनका जो है वेज बढ़ाया जाए। तो वेज बढ़ाने के कारण जो है इन्होंने स्ट्राइक किया, इनको भी जाकर सपोर्ट किया। तो ऐसे एक्टिविटी में गांधी जी एक तो थ्रू आउट द इंडिया ट्रेवल किए सोशल स्ट्रक्चर को समझने के लिए, एट द सेम टाइम इन्होंने कई कई जगह पे अपना सपोर्ट भी किया, कहीं पे फास्ट भी रहे। इस तरीके से गांधी जी ने सोशल स्ट्रक्चर को समझा और एक लोगों के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प किया। लोगों को लगता था, आज भी है, आज आप फ्रिक्वेंटली देखोगे लोग गांधी जी की बुराई करने में पीछे नहीं हटते। ट्रस्ट मी, ब्लाइंडली इस बात को ट्रस्ट करो, जो भी व्यक्ति गांधी जी के बारे में बुराई करता है उसको कुछ भी नहीं पता गांधी जी के बारे में, और ऐसे लोगों से जितना दूर रहो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह, बहुत सारे लोगों को लगता था कि जो सत्याग्रह का जो मेथड है ये वीक लोगों के लिए है, इट्स अ काइंड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। नहीं, गांधी जी कहते थे इट्स अ वेरी मच एक्टिव रेजिस्टेंस। ये कोई पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है, ये पूरी तरीके से एक्टिव रेजिस्टेंस है। इट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग मोरल स्टैंड, मोरल स्टैंड, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोरल स्टैंड चाहिए। ये चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, नॉन वायलेंस। कोई व्यक्ति अगर लगता है सत्याग्रह आसान नहीं था, इट्स वेरी मच हार्ड टू फॉलो। इसके अंदर कैपेबिलिटी है ऑपरेशन, जो आपके साथ आतंक कर रहा है, ऑपरेशन एंड ऑपरेसिव, ऑपरेसिव दोनों को ही चेंज करने का। जिसके साथ ऑपरेशन हो रहा है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, और जो अन्याय कर रहा है, दोनों को ही चेंज करने का। तो ये मेथड था गांधी जी का, दैट वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सो ये जो इवेंट हुए ओनली फॉर द गेटिंग मास मोबिलाइजेशन। ओके, रॉलेट एक्ट और एंड जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। सो इसको समझने से पहले अच्छा हम लोग थोड़ा सा तीन काठिया के बारे में बता ही देता हूँ। तीन काठिया क्या था, जैसे ये मान लीजिए लैंड है, ये 20 पोर्शन मैंने कर दिया। तो इसके एक पोर्शन में, एक नहीं तीन, इसके 3 पोर्शन में यहाँ पे प्लांटेशन एक्टिविटी फिक्स था, करना ही था, जिसमें इनको इंडिगो उगाना था। अब जब एक बार ये लोग ऐसा एक्टिविटी करते थे तो ये लैंड इनफर्टाइल होता था, अगली बार ये 3 इनको पिक करना पड़ेगा। तो जिसके कारण जो पीजेंट थे उनका एक तो लैंड जो है वो इनफर्टाइल होता जा रहा था, साथ में उनकी जो खाने का रिक्वायरमेंट था वो उसको यानी कम एरिया होने लगा था। तो ये इसको प्रोटेस्ट करते थे और
इसको ना उगाने के लिए बोलते थे, तो जो प्लांटेशन के मालिक थे वो लोग बहुत ज़्यादा इनके साथ अन्याय करते थे। तो ये स्टोरी था इसमें। खैर इस पे हम लोग बाद में जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग रॉलेट एक्ट को समझते हैं। इस कंसेप्ट को समझना यानी इस स्टोरी को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोसाइटी को थोड़ा इस पूरे स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक, ब्रिटिशर्स जो हमारे कंट्री को रूल करते थे। अब ये इवेंट है 1919 का, तो गांधी जी भी उस टाइम तक लगभग थोड़े से फेमस तो हो ही गए थे। तो गांधी जी एंड उनके जो बिलीवर्स थे, और सोसाइटी के ही अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो रिवोल्यूशनरीज थे। अगर रिवोल्यूशनरीज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये लोग जो है वायलेंट एक्टिविटी करते थे। इन्होंने कई सारे सीक्रेट सोसाइटीज बना रखे थे, स्पेशली पंजाब एरिया में, वेस्ट बंगाल एरिया में, ऐसी जगह पे सीक्रेट सोसाइटीज बना रखे थे। कुछ सीक्रेट सोसाइटीज के नाम भी है, अनुशीलन, जुगादर, पर अभी खैर इसकी जरूरत नहीं है। अभी हमें बस इस थियरी को समझना है। तो ये वायलेंस क्रिएट करते थे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि इनको जो है गन के पावर से इनको हटाना। ब्रिटिशर्स जो है 1914 से 18 तक वर्ल्ड वॉर में इंडल्ज थे। ड्यूरिंग द वॉर ये चाहते नहीं थे कि किसी भी तरीके से इंटरनल डिस्टर्बेंस ये फेस करें। तो वॉर के टाइम में दे डोंट वांट एक्सपीरियंस और फेस एनी काइंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। दैट इज द रीजन इन्होंने एक एक्ट पास किया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में, कि अगर इन केस कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा तो उसको उठा के जेल में डाल देंगे। अब वॉर ओवर हो गया, वॉर ओवर हो गया, तो इनको कर्व करने के लिए, वॉर के बाद भी इनको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक एक्ट पास किया। एक्ट का नाम था एनार्किस्ट एंड रिवोल्यूशनरीज। रिवोल्यूशनरी, एनार्की मतलब जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। एनार्किस्ट रिवोल्यूशनरीज क्राइम एक्ट, क्राइम एक्ट 1909, इसी को बोला जाता था रॉलेट एक्ट, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो उनका नाम था रॉलेट, दैट इज द रीजन इसका नाम था रॉलेट एक्ट। तो इसका प्रोविजन ये था कि अगर गवर्नमेंट चाहे किसी को भी, अगर वो डिस्टर्बेंस, उसे लग रहा है कि ये व्यक्ति डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, तो उसको अरेस्ट कर सकता है विदाउट ट्रायल। मतलब बिना किसी सुनवाई के आप जेल में डाल दो एक लंबे समय तक, ठीक है। तो ये तो एक तरीके से अन्याय था, ये तो पब्लिक के साथ अन्याय था ना। जब आप बात करते हो एक मॉडर्न सोसाइटी में जहां पे गवर्नमेंट को जो है रिस्पॉन्सिबल होना रहता है पब्लिक के, इस तरीके का आप एक्ट नहीं ला सकते हो। एक्ट का पर्पस होना चाहिए पब्लिक को सर्व करे। तो ये एक्ट, इसको ब्लैक एक्ट बोला गया इंडियंस के द्वारा, इट्स अ ब्लैक एक्ट। इसके अगेंस्ट 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने हड़ताल अनाउंस किया, हड़ताल अनाउंस किया थ्रू आउट द कंट्री। पूरे कंट्री में हड़ताल हुआ। एक तरीके से इट वॉज अ काइंड ऑफ नो सिविल डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस, यानी कि जो पब्लिक है वो आपके लॉ को डिसओबे करेगा। तो जैसे जो शॉप है उनको क्लोज कर दिया गया, शॉप्स वगैरह क्लोज कर। जो रेलवे के कर्मचारी हैं, रेलवे के वर्कर्स हैं, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल। स्टूडेंट्स स्कूल नहीं गए। कई सारे रैलीज कंडक्ट कराए गए थ्रू आउट द इंडिया, कई सारे रैलीज कंडक्ट कराए गए। हड़ताल का रिजल्ट ये हुआ कि जितने भी लोकल लीडर्स थे, लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया, लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर। ऐसे ही 10 अप्रैल को एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, पीसफुल प्रोटेस्ट इन अमृतसर।
अमृतसर में पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। इस प्रोटेस्ट में पुलिस ने फायर कर दिया। पुलिस ने फायर कर दिया। इस फायर के कारण जो है अमृतसर में वायलेंस इरप्ट हुआ, मतलब पब्लिक जो है वायलेंट हो गई। रेलवे, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे रेलवे पे अटैक करना, पोस्ट ऑफिस पे अटैक करना, और जितने भी आप गवर्नमेंट ऑफिस समझ सकते हो, सब पे अटैक करना शुरू कर दिया। इसके एवज में जो है अमृतसर में एक तरीके से कर्फ्यू कह सकते हो, कर्फ्यू या फिर अदर वर्ड में बोलो मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ, तो अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ लग गया है, और जितना भी पावर था वो वहां के जनरल उनके हाथ में आ गया। जनरल डायर के अंदर में सारा कंट्रोल आ गया। सो सोल कंट्रोल अंडर जनरल डायर। 13 अप्रैल को बैसाखी था जलियांवाला बाग में। अब जलियांवाला बाग में जो इवेंट था, यहाँ पे एक तो मेला लगता था, ठीक है। इस इवेंट में गांव के लोग आए थे। अमृतसर में कर्फ्यू था, मार्शल लॉ था। इस इवेंट में गांव के लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है विलेज एरिया से आए थे, उनको कोई आइडिया नहीं था कि अमृतसर में क्या हो रहा है। इस बैसाखी के इवेंट में जलियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठा हुए, वहां पर जनरल डायर को ये लगा कि जो ये रिवोल्यूशनरीज हैं, ये लोग इकट्ठा होकर कुछ प्लान कर रहे हैं जो है ब्रिटिशर्स पे अटैक करने का। इसके कारण जनरल डायर ने वहां पे, सिर्फ उसका सिचुएशन ये था कि पूरे बाग में गेट बस एक ही था, एक गेट से ये एंटर किए और इन्होंने फायर का ऑर्डर कर दिया। फायर का ऑर्डर कर दिया। कई सारे मासूम बच्चे और कई सारे वुमेन जो है मारे गए इस इंसिडेंट में। तो ये एक बहुत ही ब्लंडर इवेंट था, बहुत ही बड़ा इवेंट था, जिसके कारण जो है कंट्री बहुत ही ज्यादा शॉक में चली गई थी। तो जलियांवाला बाग एक शॉकिंग इंसिडेंट था पूरे नेशन के लिए। इवन हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, उनको एक नाइटहुड मिला था रॉयल किंग की तरफ से, क्वीन की तरफ से, उसको उन्होंने रिनाउंस करके छोड़ दिया, त्याग दिया उसके एवज में। इसके बाद आता है खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन। सो बेसिकली खिलाफत मूवमेंट होता क्या है, देखो ये सारी चीजें पैरेलल में चल रही हैं। हमारा जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ अप्रैल 1919 में। खिलाफत मूवमेंट का बैकग्राउंड ये था कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 में एक पार्टी जो है ऑटोमन एम्पायर भी था, ऑटोमन एम्पायर। इनको डिफीट करने के बाद जो है यहाँ के जो मेन रूलर थे उनको खलीफा बोला जाता था। और खलीफा जो है ये एक तरीके से मुस्लिम वर्ल्ड के पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर थे, रिलीजियस लीडर माने जाते थे। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिशर्स ने ये इम्पोज किया कि इस पोस्ट को एंड कर देना, कि अब अगर उस एरिया में बेसिकली ऑटोमन एम्पायर जो है अभी प्रेजेंट टाइम का टर्की को रिप्रेजेंट करता है, तो कहना यह था कि इस तरीके का कोई पोस्ट नहीं होगा। अब ये एक सेंसिटिव इश्यू था, जो मुस्लिम वर्ल्ड के लोग थे उनका एक इमोशनल कनेक्शन था इस पोस्ट से, रिलीजियस कनेक्शन था। तो पूरी दुनिया में जो जहां पे भी मुस्लिम थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ऐसे ही मार्च 1919 में हमारे कंट्री में एक खलीफा कमेटी बनाया गया, खिलाफत कमेटी बनाया गया। कब? मार्च 19 में। पैरेलल में चीजें चल रही हैं, आप ध्यान दो।
जलियांवाला बाग का इंसिडेंट है 1919। यहाँ पे कमेटी बनाया गया, इसका टारगेट था एम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे प्रोटेस्ट करना और ये डिमांड रखना कि वो जो पोस्ट है उसको वापस से रिस्टोर करो। ओके, तो गांधी जी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। गांधी जी ने देखा कि कैसे हम हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट कर सकते हैं, मुस्लिम को यूनाइट कर सकते हैं फॉर सेम कॉज। जिसका कॉज सेम होगा वो था ब्रिटिशर्स को रिमूव करना, ब्रिटिशर्स को रिमूव करना और सेल्फ रूल गेन करना। सेल्फ रूल यानी इंडिपेंडेंस मिलना। तो उस टाइम में जो एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी था वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इन्होंने क्या किया, 1919 में सितंबर में एक सेशन हुआ, सितंबर में एक कांग्रेस का सेशन हुआ, कांग्रेस का सेशन हुआ कलकत्ता में। यहां पर गांधी जी ने ये कन्विंस कर लिया कि हमें जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है खिलाफत को, खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना है और हमारा टारगेट रहेगा सेल्फ रूल। खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना है और हमारा टारगेट रहेगा सेल्फ रूल। क्लियर? तो गांधी जी और इसके दो लीडर्स थे फेमस, लियाकत अली एंड शौकत अली, दोनों भाई थे, शौकत अली। इवन 1920s में इस मूवमेंट के लिए जो मास मोबिलाइजेशन की जरूरत था उसके लिए जो है गांधी जी और अलोंग विद लियाकत अली या फिर शौकत अली इनके साथ पूरे थ्रू आउट द इंडिया ट्रेवल भी किए ताकि हम जो है पब्लिक का सपोर्ट गेन कर सके, पूरे कंट्री के अंदर जो है ट्रेवल किए। अब ये जरूरी है हमें आगे नॉन कोऑपरेशन को समझना। देखो शुरुआत में हुआ क्या था कि लोग जो है स्पेशली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, कुछ इस बात से डर गए कि अगर मास मोबिलाइजेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के लिए वो वायलेंट की तरह अगर ट्रीट करेंगे तो कहीं बहुत ज्यादा ऑपरेसिव रिस्पॉन्स ना करके हमारा जो पब्लिक सपोर्ट है उसको ना लॉस कर दे। तो कई सारे जो लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो सपोर्ट में नहीं थे, बट अल्टीमेटली नागपुर सेशन होता है 1920 दिसंबर में नागपुर सेशन होता है। यहाँ पर इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पास करा लिया जाता है, यानी कि ये पूरे अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी इंटेंट था कि हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें नॉन कोऑपरेशन को समझना है कि नॉन कोऑपरेशन है क्या चीज। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन के बारे में गांधी जी ने डिस्कस किया था अपने बुक में। उन्होंने 1909 में एक बुक लिखे थे हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में उन्होंने इसके बारे में बताया था। उनका मानना ये था ब्रिटिशर्स के रूल का जो मेजर कॉज है, इंडिया में वो रूल क्यों कर रहे हैं, उसका मेजर कॉज है कि हमारे इंडियंस का कोऑपरेट करना उनके साथ। इंडिया के लोग, भारत के लोग जो है उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज द रीजन वो इजिली जो है रूल कर पा रहे हैं। सो नॉन कोऑपरेशन इसके बारे में गांधी जी की बुक थी, गांधी जी बापू की बुक थी 1909 की बुक, नाम था उसका हिंद स्वराज। और कॉज ये था कि अगर एनी हाउ हम कोऑपरेशन ही ना करें, ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेशन ही ना करें, तो देयर इज ए चांस कि 1 ईयर में विद इन अ ईयर जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश रूल कोलैप्स कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा अगर हम कोऑपरेट ही ना करें। सो कोऑपरेट ना करने के लिए भाई बॉयकॉट करो,
बॉयकॉट करो। अब बॉयकॉट में क्या है, जैसे कि आर्मी या जो भी पुलिस का जॉब है, मत पार्टिसिपेट करो, मत करो इस जॉब को। इंडियन सिविल सर्विसेज है आईसीएस, उसको मत, जो अगर जो जुड़ भी गया है तो तुम रिजाइन कर दो। रेलवे, बैंकिंग या फिर पोस्ट, इनमें जो जॉब कर रहे हो जॉब छोड़ दो, मत करो, बायकॉट करो। फॉरेन क्लॉथ, जो ब्रिटिशर्स के कंट्री से आ रहे हैं फॉरेन क्लॉथ, उनको बायकॉट करो। जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके अगर आप कोर्ट में लॉयर हो या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, वहां पे इलेक्शन पार्टी मत करो भाई। अगर आप ये कर रहे हो, पूरी तरीके से बॉयकॉट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट घुटनों पे आ जाएगी। फिर अगला काम क्या करना है, अगला आपको लॉन्च करना है सिविल डिसोबीडियंस, यानी ये तो हमारा हो गया फर्स्ट फेज, बुक में ऐसे ही समझाया है। पहला फेज हमारा रहेगा कि हम कोऑपरेट आपके साथ नहीं करेंगे। स्कूल कोई बच्चा है ब्रिटिशर्स के स्कूल में जा रहा है, मत जाओ, कॉलेज में मत जाओ, तो ये हमें बॉयकॉट करना है। फिर हम सिविल डिसओबे करेंगे। ओबे मतलब समझते हैं, डिसओबे मतलब हम जो आपका लॉ है ना उसको फॉलो करना बंद करेंगे, लॉ फॉलो करना बंद करेंगे। ये तो हमारी खैर अगला टॉपिक है। जैसे मान लो टैक्स पे करना, इट कम्स अंडर द लॉ, नहीं करेंगे। तो आप ये समझो, हम लोग यहाँ पे लॉ ब्रेक नहीं कर रहे हैं फर्स्ट फेज में, नॉट ब्रेकिंग एनी लॉ, हम बस कोऑपरेट नहीं करेंगे। जैसे आप मुझसे बात करना चाहते हो, मुझे बात ही नहीं करना है, मैं कोऑपरेट ही नहीं कर रहा हूँ, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, एक समय बाद यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड और आप जो है चले जाओगे। सो इन्होंने इसके बारे में हिंदू स्वराज में दिया। दैट इज द रीजन, जब तक आप इसकी फीलिंग को नहीं समझेंगे ना कि बेसिकली, और सारे के सारे जो कंसेप्ट रहते हैं ना बेसिकली वो अपने अपने नाम से ही वो एक्सप्लेन करते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसमें क्या होगा आप इससे इमेजिन कर सकते हो। तो ये था हमारा मॉड्यूल 1। इसके बाद हम लोग मॉड्यूल 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।